जी नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस माइक ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, कल तक हमने डिस्कस किया महात्मा गांधी का पार्ट 1 में, जिसमें हमने उनका एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय के बारे में डिस्कस किया था और उनकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका साउथ अफ्रीका में हमने नोट कर ली थी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने कई सारे काम किए थे। सबसे पहले उनकी जो कर्म भूमि थी वो साउथ अफ्रीका थी और साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने अपने आप को एक उच्च लेवल पर रखते हुए अंग्रेजों से संघर्ष किया और अंग्रेज संघर्ष करते हुए 22 साल के बाद उनका इंडिया में आगमन होता है। तो कल तक हमने ये कहानी डिस्कस कर ली थी गाइस, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कहानी क्या होती है जब इंडिया में 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन होता है गांधी जी का गाइस। ओके, भारत में आगमन, अराइवल इन इंडिया। फाइनली इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके गाइस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आते ही गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था सहयोग किया, किसका? अंग्रेजों का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डेट थी 1914 से लेकर 1918 तक की, तो इसमें सपोर्ट किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से एक फरमान आया कि गांधी जी आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, आजादी प्रदान करेंगे। तो एक इस भूमिका में गांधी जी ने अपना रोल प्ले किया था गाइस, ठीक है। तो गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने ही इंडियंस को भर्ती कराया, इंडियंस को इसमें भर्ती कराया और इसलिए इनको एक टाइटल दे दिया गया था। गांधी जी को भर्ती कराने वाले को बोलते हैं सार्जेंट। कई बार पूछा गया है कौन सा टाइटल मिला गाइस? सार्जेंट टाइटल दे दिया जाता है, ठीक है, भर्ती करने वाला। कई सारे टाइटल्स होते हैं महात्मा गांधी के, मैं एक ब्रीफ करके बता दूंगा, ठीक है, किसने कौन से टाइटल दिए। सार्जेंट टाइटल मिल गया और दूसरा टाइटल केसर ए हिंद भी दे दिया गया, केसर ए हिंद। इसके बाद दिया गया, पहले सार्जेंट था, भर्ती करने वाला को सार्जेंट कहते थे, गांधी जी को मिलाया था गाइस, ठीक है, ताकि प्रथम विश्व युद्ध में वो सपोर्ट ब्रिटिश का हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हमें आजादी मिलेगी। लेकिन ये हमारे लिए एक सपना था गाइस, हमें आजादी नहीं मिली, ठीक है। अब गांधी जी का जो नेक्स्ट सत्याग्रह शुरू होता है। अचानक वो 1915 में ही सब कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु होते हैं, या बता देता हूं मैं, राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा आप गांधी जी डायरेक्ट एक्शन ना लेकर पहले भारत भ्रमण कीजिए, भारत को जानिए। अभी आप साउथ अफ्रीका से आए हैं, देखिए गाइस, याद रखना साउथ अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले मिलने जाते थे अपने गांधी जी से। ये बात नहीं राजनीतिक गुरु अब बने, जब वो भारत आते हैं गांधी जी, तब गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि आप भारत को भ्रमण कीजिए, भारत को जानें। भारत एक विशाल अखंड भारत है, यहाँ के लोगों की सोच को पहचानें, आप कल्चर को देखें, यहाँ की सांस्कृतिक क्या है, धार्मिक राजनीतिक क्या है। तो इस कंडीशन में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने भ्रमण शुरू कर दिया 1915 से 17 तक, मतलब 2 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया। अब देखिए, 2 साल बहुत होते हैं इंडिया को विजिट करने के लिए। राहुल गांधी ने जैसे कि सेकेंड एग्जांपल दिया भारत जोड़ो यात्रा का, ठीक है, ऐसे ही गांधी जी ने 2 वर्ष दिए थे अपने जीवन के, 15 से 17 तक, ठीक है, भारत भ्रमण किया, भारत को जाना। इस कंडीशन में
1916 में गाइस, 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। लखनऊ में कांग्रेस का सेशन चल रहा था, कांग्रेस सेशन अधिवेशन चल रहा था, और वहां गांधी जी प्रेजेंट थे। यहां गांधी जी आए हुए थे, गांधी जी। और एक समस्या, मतलब एक पृष्ठभूमि बन रही है। पश्चिमी चंपारण एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, वेस्ट चंपारण का। मैं यहां लिख देता हूं, चंपारण मूवमेंट हुआ जून 1917 को। इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं यहां पर। तो चंपारण से एक राजकुमार शुक्ल आते हैं मिलने के लिए। चंपारण से मिलने के लिए यहां पर कौन आ रहा है? राजकुमार शुक्ल। याद रखना गाइस, कई सारे पॉइंट्स हैं जो इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे, बार बार क्वेश्चन टकराते हैं, पूछे जाते हैं। राजकुमार शुक्ल आते हैं किससे मिलने के लिए? महात्मा गांधी जी से। अब किस मुद्दे को लेके आते हैं? क्योंकि चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी? तीन कठिया पद्धति थी, तीन कठिया सिस्टम था। कैसे? सपोज यदि 100% खेत है, फील्ड है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 25 25 25 25 इतने पार्ट पर, मतलब 15% भाग पर, 15% भाग पर, पार्ट पर क्या होता था? इंडिगो की खेती होती थी, नील की खेती होती थी। नील की खेती गाइस करना अनिवार्य था, मतलब मैंडेटरी था, ये कंपलसरी था गाइस, कंपलसरी था। अब अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारतीयों से चंपारण में कहा कि 15% भाग पर आप खेती करेंगे, ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। वहां के किसानों को करना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी, 15% भाग पर खेती करने लगे। इसको हम कहते हैं तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया पद्धति का नाम से बुलाने लगे, जिनको 3/20 भाग पर खेती करनी होती थी, इसलिए 3/20 कठिया पद्धति कहा गया। मैंने बता दिया डायग्राम बना के इस तरह से। तो ये पद्धति चलती रही, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जर्मनी में जो नील बनना था भारत में, वो जर्मनी में नील जो है केमिकल के द्वारा बनाना शुरू किया गया। मतलब रसायन के माध्यम से तैयार किया जाने लगा गाइस। अब बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा जर्मनी में नील। अब यहां नील प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां के किसानों की हालत खराब हो जाएगी। 15% तो नील उगा ही रहे हैं, फिर यहां के अंग्रेजों ने यहां के किसानों पर और लगान बढ़ाने का प्रयास किया कि हम और टैक्स आपके ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, याद रखना। मैं चीजों को समझा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो, आराम से आप कर लें अपना क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है गाइस, ध्यान से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो यहां पर इस पद्धति को देखते हुए और यहां पर लगान टैक्स में वृद्धि कर दी गई, प्लस 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 क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। इसी का विरोध चंपारण के किसानों ने किया, याद रखना, इसी का अपोज चंपारण के किसानों ने किया। उन्हीं में से एक बेचारे किसान थे राजकुमार शुक्ल, जो मिलने आए गांधी जी से। उन्होंने सुना था चंपारण के किसानों ने कि महात्मा गांधी जी लखनऊ में आए हुए हैं, एक कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो क्यों ना हम उनसे अपनी बात रखें। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, लंबी कहानी है, बड़ी मुश्किल से माने थे गांधी जी भी क्योंकि भ्रमण पे थे। आग्रह करने पर महात्मा गांधी कहां चले गए? चंपारण गए गाइस, याद रखना, कहां गए? चंपारण गए। सबसे मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं? क्योंकि मैं भारत में पहला सत्याग्रह यही था महात्मा गांधी का, याद रखना, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी का कौन सा था? चंपारण, भारत के अंदर था, याद रखना। और यहां पर जब गांधी जी जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होते हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आप फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, महादेव देसाई गाइस,
नरहरि पारिक, ये पूछे जाते हैं, नरहरि पारिक, वी कृपलानी, वी कृपलानी, ठीक है। ये कुछ लोग होते हैं कहां, चंपारण में, जो पहले ही प्रयास कर चुके हैं। अब इन्होंने मजाक बनाना चाहा गांधी जी का कि हम तो कर नहीं पाए, ये कहां से कर लेंगे, ये तो दुबले पतले हैं और कहां से कर लेंगे, हम तो हष्ट-पुष्ट होते भी अंग्रेजों कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो इनको ये लग रहा था कि महात्मा गांधी फेल होकर चले जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी, मैं बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, अंग्रेजों को चेतावनी दी, अगर आपने ये 15% से ज्यादा जो लगान, आप जो 15% से ज्यादा पे खेती कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से आप टैक्स लेना चाह रहे हैं मैक्सिमम, ये पॉसिबल नहीं है। किसान नील की खेती आपके लिए नहीं करेगा, कंपलसरी है, कुछ नहीं है, ऑप्शनल रहेगा, करें या ना करें। और जितना भी इनका नुकसान हुआ है हर्जाना के रूप में देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा। अंग्रेज भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा मुझे टाइम नहीं लगेगा, प्रीवी काउंसिल में केस लड़ने पर मैं प्रीवी काउंसिल लंदन में ये फाइल खोलूंगा जाकर, और मैं ये आंदोलन को सफल करूंगा, अगर आप मानते हो तो मान जाइए। तब अंग्रेजों ने कहा ठीक है महात्मा गांधी जी, हम आपकी बात मान लेते हैं और हम ये सब खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा खत्म तो करना ही है, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ है वो भी हर्जाने के रूप में देना है गाइस, ओके, ठीक है, ये लिख लेना पॉइंट आप। तो हर्जाने के रूप में कितना रुपया दिया, याद रखना, कंपेंसेशन कितना मिला, 25%, याद रखना, मतलब बोनस दिया गया। जो इनका खर्चा हुआ इसमें एक्स्ट्रा, जो इनकी मेहनत थी, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। 15% तो नील की खेती हुआ भी, मतलब उस पर ले रहे थे सब कुछ, लेकिन उनका हर्जाना, उनकी कमाई नहीं दे रहे थे, इसलिए प्लस में गांधी जी ने 25% बोनस की मांग रखी, जो कामयाब रहा गाइस। पहला मूवमेंट भारत के अंदर, फर्स्ट चंपारण मूवमेंट, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहता है सभी परीक्षाओं के लिए, याद रखना है, ठीक है। मैंने पृष्ठभूमि बता दी है, बैकग्राउंड क्या रहा था, और 25% बोनस भी मिल गया एक्स्ट्रा, मतलब ये एक्स्ट्रा मिला है यहाँ पर, याद रखना, ये एक्स्ट्रा मिला, एक तरह से कंपेंसेशन मिला है, ओके। अब ये सब कुछ देखते हुए, महात्मा गांधी का सब कुछ बैकग्राउंड देखते हुए, उनका परफॉर्मेंस देखते हुए, ये सब कायल हो गए, किसके कायल हो गए, ये सब फैन हो गए, फॉलो हो गए, किसके, महात्मा गांधी के। तो इसमें सबसे पहले बने महादेव देसाई, इन्होंने कहा मैं तो निजी सचिव बनूंगा, तो ये प्राइवेट सचिव बन गए थे महात्मा गांधी, प्राइवेट सेक्रेटरी हो गई थी गाइस, याद रखना, प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई थी, किसके, महात्मा गांधी के। पूछा जाए कि निजी सचिव का रोल किसने प्ले किया, महादेव देसाई ने किया था, क्लियर। तो ये पॉइंट लिख लेना आप, कौन कौन से इसमें शामिल थे। अब ये पहला मूवमेंट इनका सफल हो गया, किसका, गांधी जी का, 1917 में, क्योंकि यात्रा भी खत्म हो चुकी थी, इन्होंने कह दिया ठीक है हम आएंगे, तो 9 जून 1917 में जाकर वहां ये पहला मूवमेंट क्लियर करा दिया, डन, वो डन गाइस, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट शुरू हो जाएगा, सेकंड जो मूवमेंट है, याद रखना, सेकंड मूवमेंट शुरू हो जाता है, मैं लिख देता हूं, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, मिल मूवमेंट, ओके, मिल मूवमेंट मतलब अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू हुआ था, और 1918 में 17 या 18, इसके बाद खेला शुरू हो जाता है, ठीक है ना, मतलब लगभग मार्च 1918 में शुरू हो जाता है, कौन सा, अहमदाबाद मिल मूवमेंट गाइस, याद रखना। अब यह क्या दिक्कत थी, क्योंकि ये यहाँ पे जो लेबर क्लास थी गाइस, जो लेबर क्लास थी, मतलब जो मजदूर लोग थे, उनमें प्लेग फैल जाता है, 70% लोगों के अंदर क्या फैल जाता है, प्लेग रोग, प्लेग रोग हो जाता है, प्लेग होता है चूहों के काटने से। अब 70% किसी फैक्ट्री में मजदूर रोगी बन जाए किसी के काटने से, और वहां के जो मालिक हैं, मास्टर हैं, वो उनका कोई कंपेंसेशन नहीं दे रहे, कोई हर्जाना, कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, और वहां के मजदूर उन्हें हड़ताल कर देते हैं, इस बेस पे हड़ताल हो जाती है, मतलब काम रुक जाता है। ये लेबर क्लास क्या कर देती है, स्ट्राइक कर देती है, याद रखना, स्ट्राइक कर देती है, हड़ताल कर देती है गाइस। हड़ताल करने पर वहां का काम में बाधित आती है, मतलब बाधा आ जाती है, फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है, मिल फैक्ट्री में, तो वहां बाधा आ जाती है। उस बाधा को सॉल्व करने के लिए वहां के मास्टर, वहां के ऑनर, फैक्ट्री का ऑनर ने कहा कि महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं, शायद वो हमारी मदद करें, ठीक है, और इनको समझाएं कि ये हड़ताल खत्म करके काम शुरू करें।
याद रखना, इन्होंने नहीं बुलाया लेबर क्लास में, वहां के ऑनर्स मास्टर ने कहा कि हम आग्रह कर लेते हैं, तो आग्रह करने पर गांधी जी का यहाँ पर क्या होता है, आगमन होता है गाइस। याद रखना, यहाँ गांधी जी शामिल होते हैं, गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, बताइए। गांधी जी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ जो अहमदाबाद मिल मूवमेंट होता है, इन्होंने भी अपनी बात रखी। ठीक है, जब स्ट्राइक हुई तब पता चला कि इनका बोनस, इनकी मजदूरी, ये सब कुछ नहीं दे रहे यहाँ के मालिक, तो इसलिए फिर गांधी जी ने यहाँ पर इन्हीं के फेवर में अनशन शुरू कर दिया, फास्टिंग रखा। तो पहला फास्टिंग मूवमेंट कौन सा था, यही था, याद रखना। ठीक है ना, फर्स्ट मूवमेंट था ये, फर्स्ट मूवमेंट किसका था, फास्ट वाला, मतलब फर्स्ट मूवमेंट था अनशन, जहां पर क्या रखा था, अनशन। पहला आंदोलन जहां महात्मा गांधी ने अनशन रखा, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये, तो वो है आपका अहमदाबाद मिल मूवमेंट, जहां पर उन्होंने अनशन रखा था गाइस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है ना। प्लेग रोग फैल गया था, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, ठीक है, आह्वान किया था लोगों ने, मतलब वहां के मास्टर्स ने बुलाया था, लेकिन देखा कहानी कुछ और थी, तो मजदूरों के फेवर में ही अनशन रखा और अनशन भी कामयाब रहा। मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी ये मूवमेंट सफल रहा और गांधी जी ने यहाँ पर 35% कंपेंसेशन भी दिलवाया, मुआवजा भी दिलवाया। गाइस याद रखना, मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, हर एग्जाम्स में आपके सारे क्वेश्चन फंसे, यही मैं आशा करता हूँ। बस पढ़ते रह जाइए, तरीके से करना है जो करना है, ओके। तो याद रखना, 35% मुआवजा यहाँ दिया गया, 25% बोनस मुआवजा यहाँ दिया गया था, तो ये भी कामयाब होता चला गया। ठीक है, अब जो थर्ड मूवमेंट है वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह, जैसे कहते खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, खेड़ा मूवमेंट, अब यहाँ पे क्या थी, यहाँ इन बेचारे किसानों की फसल तो नष्ट हो गई, फसल पर राजस्व कर लिया जा रहा है, मतलब रेवेन्यू टैक्स लिया जा रहा है यहाँ के किसानों से। तो याद रखना, यहाँ पर इनकी जो क्रॉप्स थी, जो फसल थी, फसल क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बावजूद भी वहां के लोगों पर से क्या हो जाता है, क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं, मतलब राजस्व। फसल नष्ट होने पर भी क्या, होने पर भी राजस्व वसूला जा रहा है, राजस्व वसूला जा रहा है जबरदस्ती। अब कहां से दें लोग, वसूला जा रहा है। अब कहां से दें वो, ये समस्या पैदा हो रही है यहाँ पर, राजस्व जो वसूला जा रहा है, दिक्कत ही आ रही है यहाँ पर गाइस। उसे गाइस हम लोग प्रथम खेड़ा मूवमेंट को हम लोग प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, खेड़ा मूवमेंट को हम प्रथम, मतलब प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, याद रखना। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं किसे, खेड़ा आंदोलन को, याद रखना। असहयोग आंदोलन शुरू होता है, डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन हम खेड़ा को मान लेते हैं, खेड़ा गुजरात में, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। फसल नष्ट होने पर राजस्व वसूला जा रहा था, जबरन राजस्व वसूला जा रहा था। और यहाँ पर मोहन पांडे एक किसान है जिनकी भूमिका दिखाई गई है इसमें, मोहन पांडे साथ में रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, याद रखना, पार्टिसिपेट करते हैं। मोहन पांडे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपोर्ट रहता है, ठीक है। इंदुलाल याग्निक भी रहते हैं यहाँ पर। तो ये खेड़ा मूवमेंट का मैंने बात कही, और ये भी मूवमेंट जो है सफल माना जाता है गांधी जी का, ये भी मूवमेंट सफल हो जाता है। तो अब तक हमने 3 मूवमेंट की बात कर ली थी, ठीक है। इसकी डेट है, ये आपका चला मार्च से लेकर जून 1918 तक गाइस, याद रखना। खेड़ा मार्च से लेकर जून 1918 तक इसकी समाप्ति हो गई थी, जून तक। तो खेड़ा मूवमेंट की यहाँ मैंने बात कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद जो शुरू हो जाता है वो आपका खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, याद रखना। खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या होता है गाइस, खिलाफत आंदोलन। यहाँ एक वेबरेज
की संधि होती है, तुर्की का विभाजन होता है उस वेब्रिज संधि में। एक वेब्रिज एक सेब्रेज की संधि होती है, सेब्रेज की संधि, ट्रीटी ऑफ सेब्रेज। और इस संधि में डिवाइड हो जाता है तुर्की का विभाजन होता है, विभाजन। और तुर्की का राजा कौन था? कमाल पाशा, याद रखना, कमाल पाशा था। तुर्की का राजा कमाल पाशा था, मतलब वहां राज चल रहा था मुसलमानों का। तो उसकी आग हिंदुस्तान में भी आई, हिंदुस्तान से सपोर्ट मांगा जाने लगा और हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट कमेटी गठित की गई, खिलाफत मूवमेंट कमेटी बनाई गई। याद रखना गाइस, अक्टूबर 1919 को ये कमेटी बनती है, अक्टूबर 1919 में। और इस कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दो मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। गांधी जी ये तो आपके लीडर मान लीजिए, लीडरशिप कर रहे थे। गांधी जी ने सहयोग के नाते सपोर्ट किया, महात्मा गांधी जी ने, एमजी गांधी ने सपोर्ट किया कि चलो इससे सपोर्ट करने से क्या होगा, हिंदू प्लस मुस्लिम एकता बढ़ेगी। इनका उद्देश्य ये था। और हिंदू मुस्लिम एकता किसके अगेंस्ट रहेगी? ब्रिटिश के अगेंस्ट रहेगा। ये मुद्दा था महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तुर्की का दिक्कत था, तुर्की का विभाजन था और तुर्की के उत्तराधिकारी को लेकर ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया था। ओके, मैंने बता दिया खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू होता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे भारत में खिलाफत कमेटी, मूवमेंट कमेटी के रूप में होती है, जहां शौकत अली और मोहम्मद अली मैन रोल प्ले करते हैं। सपोर्ट के रूप में गांधी जी प्ले कर रोल करते हैं हिंदू और मुसलमान के रूप में, ठीक है। तो यहां पर तुर्की में फाइनली ब्रिटिश एम्पायर स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तुर्की का विभाजन करके सेब्रेज संधि के द्वारा यहां पर ब्रिटेन अपना एम्पायर स्थापित कर लेते हैं, वहां के उत्तराधिकारी को हटाकर। तो इसमें ज्यादा रोल महात्मा गांधी का नहीं रहता है। सपोर्ट के तौर से उन्होंने बस ये देखा हिंदू मुसलमान एकता रहेगी तो हमें काफी सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इंडिया के अंदर जब ये सपोर्ट देखा तो वहां पर हिंदू मुसलमान एक हो गए थे, ठीक है, याद रखना है। अब आगे के लिए क्या दिक्कत आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली थी, दंगे शुरू हो गए थे। क्योंकि तुर्की में जब एम्पायर एक तरह से कैप्चर कर लिया ब्रिटेन ने, तो भारत में जो मुसलमान थे वो अगेंस्ट हो रहे थे, किसके? अंग्रेजों के। हिंदू भी सपोर्ट में थे कि ठीक है हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, पर सपोर्ट में चलेंगे तभी तो हम एक आजादी का ख्वाब देख सकते हैं। तो एक थे सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट, याद रखना ये ब्रिटिशर्स था। इसी के अंडर में रोलेट एक्ट आता है भारत में, याद रखना रोलेट एक्ट वहां से बनता है, फरवरी 1919 में चलता है और मार्च 1919 में कहा आ जाता है? इंडिया में गाइस, इंडिया में आता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्यादा डिटेल्स हो जाएगी, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैक्सिमम मतलब पार्ट थर्ड बनानी पड़ेगा क्योंकि गांधी इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो रोलेट एक्ट मार्च 1919 इंडिया में प्रवेश कर गया था। और रोलेट एक्ट मतलब था बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून था। बिना वकील बिना अपील का कानून था ये रोलेट एक्ट। मतलब संदेह के आधार पर अरेस्ट करना, सस्पेक्ट के आधार पर अरेस्ट कर लेना, लिख देता हूं, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। अब इसका विरोध गांधी जी ने हाई लेवल पे किया, याद रखना। इसका विरोध अपोज किया, महात्मा गांधी ने अपोज किया किसका? इस रोलेट एक्ट का एमजी गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कई लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया और फिर रोलेट एक्ट
जो सर सिडनी रॉलेट एक्ट था, इसने पंजाब में, क्योंकि मैं आपको बताऊं पंजाब में मार्शल लॉ तो लगता है, लेकिन इस रॉलेट एक्ट में कई लोगों ने हड़ताल कर दी थी और हड़ताल में 2 लोग अरेस्ट हो गए थे। एक तो सतपाल, याद रखना गाइस, सतपाल, और एक किचलू, सैफुद्दीन किचलू, पूरा नाम है सैफुद्दीन किचलू। और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट कर लिया गया। इन दोनों को गाइस अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने हड़ताल कर ली और कई लोग इसमें शामिल थे। इस वजह से हड़ताल हो गई और हड़ताल में ये लोग अरेस्ट हो गए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। अरेस्ट होने के बाद इनको कहाँ ले जाया गया? पंजाब अमृतसर में। इन दोनों को पंजाब अमृतसर ले जाया गया। पंजाब अमृतसर ले जाया गया और वहां पर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया गाइस? मार्शल लॉ होता है धारा 144, जो आज के धारा 144, वो मार्शल लॉ होता है, धारा 144, जहां हुजूम देखा भीड़ देखी अरेस्ट कर लो। ठीक है, तो इनको छुड़ाने के लिए हम लोग वहां जाते हैं। तो अगले वीडियो में बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यहाँ पर हम लोग अमृतसर पहुंचते हैं और अमृतसर पहुंचकर हम अगले पार्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड डिस्कस करेंगे गाइस। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है गाइस, तो अगले पार्ट और 3rd में महात्मा गांधी को जानेंगे, तरीके से जानेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे डेफिनेटली। बस आप साथ पढ़ते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।